नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हालत काफी खराब है। सिचुएशन काबू से बाहर है। नेपाल में नौजवानों ने बगावत कर दी है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। काठमांडू में आज दिन में हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए, नेपाल की संसद में घुसने की कोशिश की, वहां आग लगा दी, प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स घायल हैं। 4 पत्रकारों को भी गोली लगी है। पुलिस के इस एक्शन ने आंदोलन को और व्यापक कर दिया। काठमांडू के अलावा पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज, कटहरी और रूपनदेवी जैसे कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिर वहां भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। काठमांडू में आर्मी को बुला लिया गया है। सरकार ने नौजवानों को शाम 5 बजे तक वापस लौटने का आदेश दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। हालात को देखते हुए नेपाल के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रोटेस्टर्स केपी शर्मा ओली की सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ओली ने कैबिनेट की मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, लेकिन अभी तो कोई ठोस रास्ता नहीं निकल पाया है। आज जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसको हवा दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगी पाबंदी ने। सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और स्नैपचैट समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी, उन्हें बैन कर दिया। सिर्फ चाइनीज ऐप टिकटॉक को छोड़ दिया। अब सवाल है कि अगर सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिस्टोर कर देती है तो क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, या फिर इस प्रोटेस्ट के तार कहीं और जुड़े हैं? आज नौजवानों का जो सैलाब सड़कों पर निकला, उसका नेता कौन है? इस प्रदर्शन को जेन ज़ी आंदोलन का नाम क्यों दिया गया? सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? और क्या नेपाल में एक बार फिर सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा? नेपाल के जो हालात हैं उसका भारत पर क्या असर होगा? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको काठमांडू की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। असल में 3 सितंबर को नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। आज ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में अमेरिका की टैरिफ दादागिरी पर चर्चा हुई। मीटिंग में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा भी शामिल हुए। ब्रिक्स मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि जिस तरह इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। एक तरफ ब्रिक्स देश ट्रंप टैरिफ से निपटने की योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री एक्शन रोकने का प्रेशर बना रहे हैं। असल में रूस ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। कीव पर हमले के लिए रूस ने 805 ड्रोन और 13 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने दावा किया कि उसने 751 ड्रोन और 4 मिसाइल्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 4 लोग मारे गए और 24 घायल हुए। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मंड्या में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव के बाद काफी तनाव है, टेंशन है। आज हिंदू संगठनों ने मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर जामा मस्जिद से हुए पथराव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज भी प्रदर्शनकारियों पर कर्नाटक पुलिस ने लाठियां बरसाई और इसके कारण लोगों में नाराजगी है। इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी और मंड्या के गणेश मंडल से जुड़े लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मद्दूर के टीवी सर्कल पर हजारों हिंदू जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। झगड़ों की खबर उत्तर प्रदेश से भी आई। कानपुर में शिया और सुन्नी आपस में भिड़ गए। पता लगा कि एक मुस्लिम लड़के ने व्हाट्सएप पर
सुन्नियों के खिलाफ स्टेटस पोस्ट किया। इसके बाद सुन्नी समाज के लोग इस लड़के के घर के बाहर जमा हो गए, पथराव शुरू कर दिया और सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। हालांकि कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लोगों को समझाया, इलाके के मौलानाओं को बुलाया। मौलानाओं ने लोगों से वापस जाने की अपील की। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें। इसलिए प्रशासन से बात हो गई है, जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे। आपसी विवाद में लाठी डंडे मुंबई में भी चले, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ये वारदात मुंबई के कांदिवली इलाके में दुकान पर कब्जे को लेकर हुई। असल में कांदिवली के लालजी पाड़ा इलाके में एक दुकान को लेकर विवाद था। ये दुकान यादव समाज के 4 भाइयों की थी। इनमें से एक भाई ने अपने भाइयों को बताए बगैर दुकान संजय चौहान को बेच दी। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में एनडीए के नेता हों या महागठबंधन के, दोनों का फोकस महिला वोटर्स पर है। एनडीए के नेता मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पूरे बिहार में महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। चुनाव से पहले इस योजना के तहत महिलाओं को पैसा मिलने लगेगा, इसलिए बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए महिलाओं के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। बिहार में आज कांग्रेस के नेता तारिक अनवर के कारनामे की बहुत चर्चा हुई। कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर अपने इलाके में बाढ़ के हालात का जायजा लेने गए थे, लेकिन वो बाढ़ के पानी में उतरे नहीं, बल्कि तारिक अनवर ने स्थानीय लोगों की पीठ पर चढ़कर इलाके का दौरा किया। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक के धुरियाही में दर्जनों घर बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। तारिक अनवर इसी इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। तारिक अनवर पहले तो ट्रैक्टर पर बैठकर इलाके में घूमे, लेकिन गांव में भीतर जाने के लिए जमीन पर उतरने के बजाय तारिक अनवर लोकल लोगों की पीठ पर सवार हो गए। जैसे ही तारिक अनवर की इस हरकत का वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की गरीब विरोधी मानसिकता का सबूत बताया। दिल्ली में लाल किले के सामने बने एक परिसर में जैन समाज के धार्मिक समारोह के दौरान जिस शख्स ने 1 करोड़ रुपए की कीमत वाला स्वर्ण कलश और सोने का नारियल चुराया था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्वर्ण कलश चुराने वाले का नाम है भूषण वर्मा। पुलिस ने भूषण वर्मा के साथ साथ अंकित और गौरव नाम के 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में मौजूद भारत के फुजिटिव्स के एक्स्ट्रेडिशन में अब तेजी आ सकती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी, ये सारे के सारे लोग ब्रिटेन में हैं। इनके खिलाफ प्रत्यर्पण के केसेस चल रहे हैं। ज्यादातर केसेस में आरोपी भारत की जेलों के हालात का हवाला देकर अपने एक्स्ट्रेडिशन का विरोध करते हैं।